नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे, यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिकल पदार्थ का उत्पादन, पोजीशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद यह संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार भी एनडीपीएस एक्ट देता है। जांच एजेंसी मामले में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली है। ड्रग्स के नियंत्रण के लिए 3 श्रेणियों में ड्रग्स की चर्चा वर्तमान कानून में है। 1, एलएसडी, मैथ जैसे साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी है। दूसरी, चरस, गांजे, अफीम जैसे नार्कोटिक ड्रग्स की, जबकि तीसरी श्रेणी है मिश्रण वाले केमिकल पदार्थों की, जिसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ड्रग्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। विद्योत्मा जी आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका अवैध ड्रग्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर 012061279338। इन नंबर पर आप कॉल करके, जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अवैध ड्रग्स से जुड़ी कानूनी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, विद्योत्मा झा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आज के कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम एंटी ड्रग्स कानून की बात करते हैं या फिर एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं तो ये क्या है, इसी की डेफिनेशन, इसी के बारे में समझना चाहेंगे। 1985 में आया था और ये पार्लियामेंट का एक्ट है जो ड्रग्स के किसी भी तरह की यूसेज, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कल्टीवेशन हो, पोजेशन हो, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन, किसी भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की यूसेज को रोकने के लिए आया था। ठीक है, ये तो रही कि क्या होता है। अगर हम बात करें विद्योत्मा जी अवैध ड्रग्स रखने की, तो अब सजा की बात करें तो इसको लेकर सजा क्या हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है? ड्रग्स के मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, सेल, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट जो है उस पर क्वांटिटी वाइज कितनी मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी सजा का प्रावधान है। जैसे कि अगर छोटी मात्रा है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो पनिशमेंट 10,000 रुपीज और फाइन एंड 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट तक होता है। उसके बाद अगर वो आपके कमर्शियल या बिजनेस क्वांटिटी से थोड़ा कम, लेकिन ये नॉर्मल जो क्वांटिटी जो पोजेशन के लिए, जो पर्सनल यूसेज के लिए कई लोग रखते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा, तो उसके लिए थोड़ा रेगुलर इम्प्रिजनमेंट है जो कि 10 years तक जाता है, प्लस फाइन एंड ₹1 लाख तक जा सकता है ये। और अगर ये कमर्शियल या बिजनेस क्वांटिटी जो कि आप सेल के पर्पज से, एक्सपोर्ट के पर्पज से रखते हैं, तो इसका तो ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है, जैसे 10 to 20 years प्लस फाइन एंड ₹1 to 2 लाख। तो उसके साथ साथ इसमें स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कि कौन सा कितना होगा। तो इसके लिए हमें डिटेल पे जाना पड़ेगा, इतना फिजिबल तो नहीं होगा, बट मैं उनको लिंक कर सकती हूँ। जैसे पेड ओपियम होता है, उसके लिए 17 years, ओपियम के लिए 18 years, कैनाबिस 20 years, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होते हैं, प्रिपरेशन इफ एट ऑल डन तो 21 years, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का 22 years, इस तरह से है। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं चरस, गांजे, अफीम जैसे जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उसका मेडिकल यूज के लिए रखा जा सकता है। इसके लिए जो परमिशन है
उसके क्या नियम है, कैसे वो ली जा सकती है परमिशन, क्या उसका पूरा प्रोसेस है? जी, ऐसा है, अभी दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ टाइम पहले फरवरी के अराउंड केस भी आया था इससे रिलेटेड, और उसमें ये बहुत क्लियरली भी कहा गया, और वैसे भी ये के तहत पूरी तरह से कैनबिस को बैन नहीं किया गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। उसके साथ साथ यह साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिक्विजिट परमिशन लेने के बाद यूज किया जा सकता है। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट इतना इतना एम्पावर किया गया है हमारे एक्ट के थ्रू भी और अदर गवर्नमेंटल प्रोसेस के थ्रू कि वो के लिए लाइसेंस ले सकते हैं प्रोडक्शन या कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल या मेडिसिनल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए हो। इसके अलावा हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस हो, मतलब जो रीजनेबल दायरे में आता है सेक्शन 14 जो एनडीपीएस एक्ट का है उसके, तो स्टेट गवर्नमेंट परमिशन भी दे सकती है, लाइसेंस भी दे सकती है और उसका यूसेज भी हो सकता है। जी, अब ऐसे में एनडीपीएस केस में अगर बात करें तो इसमें विद्युत्मा जी बेल पर अलग अलग प्रावधान हैं। इसमें दोषी को प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है, साथ में बेल के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी भी दलीलें सामने रखी जाती हैं। इसके बारे में भी बताएं। प्रोसिक्यूटर का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हुए भी लिमिटेड है। तो पुलिस की तरफ से नहीं आते, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको केस को प्रेजेंट करना होता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पार्ट नहीं होती है, बट केसेस जो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं उसमें जो कंप्लेंट एक्विजिशंस है उसको डायरेक्टली देखते हुए भी कहाँ जाएगा वो केस। कई बार जुवेनाइल केसेस होते हैं तो वहां भी जा सकता है, फैमिली कोर्ट तो नहीं जाना। मतलब उनका रोल जो है डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है। तो केस के ट्रायल्स प्रूव करना और प्रॉपर को ले जाना, सुपरवाइज करना और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं रिप्रेजेंटेशन वगैरह से रिलेटेड होता है। उसके बाद जो सेक्शन 37 में किया गया है एक्ट के तहत कि जो पहले तो इज द राइट, उसके बाद रिप्रेजेंटमेंट के लिए जो अरेंज करना इम्प्लीमेंट है, उसके अलावा उसको देखते हुए कितनी बार कमर्शियल कितना लिया गया है, बेल को डिसाइड किया जाता है, जिसमें सेक्शन 37 बहुत इम्पोर्टेंट है बेल ग्रांट करने के लिए। और उसमें ये दिया गया है कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स जिसमें कि एक एक्यूज कितना गिल्टी है या नहीं, या उसको बेल दिया जाए तो क्या वो इस ऑफेंस को कंटिन्यू तो करेगा बेल सबको देखते हुए बेल ग्रांट किया जाता है। और इसके लिए एक जो प्रोविजन है सेक्शन 37 का वो इसको कंसिडर करती है कि बस वो जब बेल दिया जाए तो ऐसे एक्चुअली एक्सेप्ट हो, वो बात नहीं है उसके बाद बेल विथड्रॉ भी किया जाता है। तो लेवल पे ना जाए, सेक्शन 439 के क्लॉजेस है जिसमें कि जो रिपीट ऑफेंडर्स वगैरह होते हैं उसको कवर करते हुए बेल का प्रोविजन। चलिए, ये तो थी कि कैसे जो है इसकी पूरी प्रक्रिया रहती है। अब अगर हम बात करें, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए सजा का क्या अलग से प्रावधान होता है? किस तरह का प्रावधान है उसके लिए सजा का? सेक्शन 24 डील करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर इसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आउटसाइड इंडिया या उनके किसी भी तरह का जो वो एंगेज करते हैं इनएक्टिव जहाँ पर कंट्रोल ट्रेड होता है ड्रग्स का, वहाँ पर उसमें उनका अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो सेक्शन 12 है, सेक्शन 24 है जो इसको डील करते हैं और उसका रिगरस का प्रावधान है जो 10 to 20 years तक जाता है विद फाइन ऑफ रुपीज 1 to 2 लाख रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। जी, अब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बैन है? क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता कि ये जो ड्रग्स हैं वो बैन है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से जो ड्रग्स है उनको रखा गया है? एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ जैसे कि कोकोनीन, कैनबिस, हेम्प, ओपियम, कॉफी स्ट्रॉ, जी, के अलावा जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक एनी नेचुरल मटेरियल और एनी सॉल्ट और प्रिपरेशन। और सॉल्ट और प्रिपरेशन का स्पेशली हमारे एक क्लॉज 7A के तहत आता है सेक्शन
क्लॉज 7D ऑफ एनडीपीएस एक्ट, उसमें कुछ सॉल्ट्स के बारे में स्पेशली बोला गया, जैसे आर्गोमेट्राइन एंड अर्गोटेमाइन एंड सॉल्ट्स, आइसोसाफेरोल, लाइसोजिक एसिड एंड सॉल्ट्स, 3,4-methyl जी एरिथ्रोसाइल एंड 2-propane एंड सॉल्ट्स इन प्रिपरेशन। ठीक है। तो इस तरह के ये थोड़े से हमारे नॉर्मल लोगों के लिए इसको याद रखना मुश्किल है। बस एक छोटा सा टर्म याद रखते हैं, कैनबिस, कोकेन, ओपियम, ऐसे याद रख सकते हैं, ओपियोइड्स। तो ये सारे जो है एक, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो मेडिसिनल ड्रग्स है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े ड्रग्स हो, अदरवाइज सारे ड्रग्स जो है वो बैंड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं ड्रग से जुड़े मामले की। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम सवाल का जवाब जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्योत्मा जी, गंभीर मामलों की बात अगर हम करें तो क्या गंभीर मामलों में कोर्ट अपने विवेक से जो ड्रग्स कारोबार है उससे जुड़े दोषी को मृत्युदंड भी दे सकता है क्या? ऐसा भी किसी केस में सुनने को या देखने को मिला है? अगर इस पर देखें, इलीगल ड्रग ट्रेड जो कैपिटल पनिशमेंट को देखें तो एक लॉयर्स कलेक्टिव और इकोनॉमिस्ट 2015 में इन दोनों ने ये इस बारे में आर्टिकल आया था, इन दोनों के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड, जिसमें ये बताया गया था कि चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, मलेशिया और अन्य, मतलब कुल मिला के 32 कंट्रीज, ये सारे जो और मैं बता रही हूँ, तो ये सारे कंट्रीज में ये इसके कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। ऐसा कुछ कंट्रीज में है और कुछ कंट्रीज का है जो ह्यूमन रिडक्शन इंटरनेशनल, ये मार्च 2018 में रिपोर्ट आई थी, उसमें 33 कंट्रीज का कहा गया है, जिसमें कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक की स्टडी की गई है, जहां पर एटलीस्ट 1320 पीपल हर साल जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। 718 2015 में, 325 2016 में और 280 2017 में। और इनका जो एस्टिमेट है, जो चाइना का क्लियर तो नहीं है, बाकी कंट्रीज का भी डेटा इतना अवेलेबल नहीं है, बट ये एक जनरल आइडिया देता है कि इसके लिए हमारे जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो भी कितना ज्यादा कंसर्न है। उसके अलावा सेक्शन 31A है जो हमारा एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है, उसमें कन्विक्शन की बात की गई है, जहां पर तब कन्विक्ट किया जाता है जब कमीशन ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट, अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 19 व्हिच इंक्लूड्स एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम बाय कल्टीवेटर, सेक्शन 24 जहां पर एक्सटर्नल डीलिंग्स इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस without previous authorization of central government, section 27A जहां financing illicit traffic or harboring any person involved in such activity of the NDPS Act deals with or involves commercial quantity of any narcotic drug or psychotropic substances and is now further convicted. उसके बाद वो दोबारा से conviction होता है उसका similar grounds पे engaging in the production, manufacturing, possession, transportation, exporting, importing, transshipment of narcotic drugs and psychotropic substances. So, any drugs which is restricted by our act or our constitutional provisions, तो उसको सेक्शन 31 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपने विवेक से या एक्ट के तहत डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। तो ये जो है उससे जुड़ी बात हो गई है। ड्रग्स की तस्करी पर क्या सजा होती है अगर हम बात करें तो तस्करी की? इस पर भी बहुत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो 6 मंथ से होता है एंड फाइन 10,000 रुपीज। अगर जो क्वांटिटी पे आता है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर इसकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से 10 to 20 years का इम्प्रिजनमेंट एंड 2 लाख रुपीज फाइन। ठीक है। अवैध ड्रग्स रखने के जुर्म में बेल के प्रावधान किस तरह के होते हैं और बेल मिल सकती है, कितने समय पर बेल मिलती है, क्या पूरी इसकी प्रक्रिया है? कैन यू रिपीट? सवाल ये है कि बेल की बात हम कर रहे हैं, अवैध जो ड्रग्स रखने के जुर्म में बेल के जो प्रावधान है वो क्या है मैम? बेल के प्रावधान सेक्शन एनडीपीएस एक्ट और सेक्शन 435
जाते हैं। और इसमें एनडीपीएस एक्ट जो है वो जेल के लिए वो जब अरेस्ट होते हैं इस चीज को कंसिडर करके बेल देती है, और ये सेटिस्फाई होने के बाद कि रीजनेबल ग्राउंड फॉर गिविंग बेल है वो जो गिल्टी है वो बाहर वाइल जो कि जिस टाइम पर उसको बेल दिया गया है वो बाहर जाकर ऐसा ऑफेंस रिपीट ना करे। और सेक्शन 439 जो है सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट को देखते हुए ये नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है जो कहता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं बेल के लिए और सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट उन दोनों को मिलाकर जो भी कंडीशंस बनते हैं जहां पर एलिगेशंस जो है जो पुलिस द्वारा लगाए गए हैं कोर्ट में जो है वो क्लोजली एग्जामिन करने के बाद उसकी रिकॉर्ड करने के बाद फाइंडिंग्स को देखने के बाद और वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई और फुलफिल करने के बाद ही बेल दिया जा सकता है। तो ये दोनों प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एक्ट से है इनको जॉइंटली लेकर चला जाता है और उसके बाद ही बेल के आगे बढ़ा। ठीक है, अब अगर बात करें ड्रग्स के मामले में एक्शन कौन ले सकता है, पुलिस कार्रवाई इसमें कैसे की जाती है? ड्रग्स के मामले में ये तो है स्पेशली हमारे यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्रिएट किया गया था 1986 में, जिसके सेक्शन 4 क्लॉज 3 के तहत नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है उसने ये अथॉरिटी उस डिपार्टमेंट को दी हुई है जो उसमें मेजर्स ले सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। और ये एक स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल for the control and supervision of these activities, especially the coordination of actions by various offices, state government and other authorities. The Customs Act 1962, Drugs Act, Cosmetics Act 1940, implementation of obligations in respect of countermeasures against illicit traffic under various international conventions, assistance to the concerned authorities in foreign countries with respect to these activities, etc. ओके, नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता के उपाय की हम बात करें तो क्या उपाय इसके लिए हो सकते हैं? नशा उन्मूलन जो है ये वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है 26 को और इसका प्राइमरी गोल है टू रेज अवेयरनेस अबाउट ड्रग एडिक्शन एंड दीस इश्यूज दैट कम अप। तो इसका और ये ह्यूमन का एफर्ट है जो अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है और इसमें एक तरह से हम ड्रग अब्यूज के शिकार है उनको हेल्प करने के लिए और उनके प्रॉब्लम देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह ले सकते हैं जहाँ पर इस चीज के बारे में बात की जाती है। उसमें कॉन्सेप्ट भी है लिसन फर्स्ट, मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स क्या है, खास तौर से छोटे बच्चे इसके नशे के चपेट में आ गए हैं या उनके जो ड्रग अब्यूज की तरह से कम्युनिटी होती है तो वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, किया जा सकता है कि इसको देखने के लिए पहले उनसे बात करनी पड़ती है और उसके बाद डे टू डे लाइफ उनका कैसे गुजरते हैं या कैसे प्लान किया जाएगा, कौन से मेजर्स लिए जाएंगे कि उनकी हेल्प हो सके। इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जैसे एक्टिविटीज होती हैं जैसे एजुकेशनल कैंप्स हो, कैंडल लाइट विजिट हो, मेमोरियल सर्विसेज हो जो कि उनके अंदर एक अवेयरनेस लाने के लिए ये प्लान एक्टिविटीज के तहत ही लाया जा सकता है। उसके बाद कहानी या किसी और की कहानी जिसके थ्रू उनको समझाया जा सके या सोशल प्लेटफॉर्म पर उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज की जा सकती है लाइक राइटिंग एडिटर और या फिर कुछ आप नोट मैसेज छोड़ सकते हैं या हैशटैग कि कैसे ड्रग अब्यूज के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जैसे उनकी सपोर्ट पीरियड या बबल बैंड लगाना, वी आर विथ यू, आप अकेले नहीं, आपकी बातें सुनने के लिए हम हैं, इस तरह के जो अवेयरनेस कैंप है ये इसी के थ्रू इसको रोकने की और इस पर रिहेबिलिटेशन कोशिश की जा सकती है। सिर्फ रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने से नहीं, उनके साथ मिलकर कर बात करने से उनकी प्रॉब्लम को समझने से और उनसे बात करके उनके अंदर एक मोटिवेशन लाने से कि कैसे ड्रग अब्यूज से अगर हम आगे की पे तो निकला जा सकता है, विल पावर बिल्कुल उसको मोटिवेट समय समय पर करना होगा यकीनन। बिल्कुल विद्योत्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी हमारे साथ और अवैध ड्रग से जुड़ी जो भी कानूनी जानकारी थी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया इसके लिए। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।